A very good morning to all of you students। आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है वाणिज्यिक पूंजीवाद का उदय। यूरोप में वाणिज्यिक पूंजीवाद का उदय मीन्स द राइज ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इन यूरोप, और हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कारण। ठीक है कि यूरोप में पूंजीवाद का उदय क्यों हुआ। ये जो एक नई विचारधारा जो आपने जानी, पूंजीवाद का अर्थ आपने जान लिया है। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि वस्तुओं का उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से करना, और इसमें लाभ जो है वो व्यक्तिगत लाभ होता है। तो इसके उदय के क्या कारण थे या इसके क्या कारण थे? तो देखिए, यूरोप में पूंजीवाद का या वाणिज्यिक पूंजीवाद का उदय कोई एक कारण के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, बल्कि इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो हमें पूर्व आधुनिक काल में मिलते हैं या मध्यकाल में हमें मिलते हैं। मध्यकाल के यूरोप की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मध्यकाल में भी कुछ जो वस्तुएं निर्यात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, उनका उत्पादन जो किया जाता था वो मुनाफा कमाने के लिए किया जाता था। मतलब एक तो वस्तुओं का उत्पादन अपने प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है, और एक ये है कि अपना प्रयोग करने के बाद जो अधिशेष है इतना प्रोड्यूस करो कि आगे उसका व्यापार भी कर लिया जाए। जैसे आज के समय में मान लो कोई दूध बेचता है तो वो पहले जो दूध अपने लिए रख लेता है, उसके बाद जो वो एक्स्ट्रा जो होता है उसको बेचने के लिए जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पहले भी यानी पूर्व आधुनिक युग में या मध्यकाल में विदेशों के लिए जो निर्यात की जो वस्तुएं होती थी उनका उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए किया जाता था। लेकिन आधुनिक उद्योगों की जब स्थापना हुई तो वाणिज्यिक पूंजीवाद का अधिक विकास हुआ। देखिए, घर में जो कोई मटेरियल बनता था, घर में कोई वस्तु का उत्पादन होता था, तो वो इतना नहीं होता था कि घर में भी बन जाए, उसको बाहर बहुत बेच भी दिया जाए। ठीक है, लेकिन जब आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना के कारण वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, क्योंकि उद्योगों में तो मशीनों से माल बनता था, ठीक है, और मशीनों से उत्पादन ज़्यादा होता था, इसलिए पूंजीवाद का विकास अधिक हुआ। ठीक है, और व्यापार भी ज़्यादा बढ़ा, इसलिए मर्केंटाइल कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में वृद्धि हुई। तो इसके कारण क्या थे ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो पहला कारण है यूरोप में रेनेसां। रेनेसां या इसको पुनर्जागरण आंदोलन कहेंगे हिंदी में। ये क्या था? तो देखिए, यूरोप में वाणिज्यिक पूंजीवाद के उदय में पुनर्जागरण आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्या था ये आंदोलन? ये एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। इट वॉज ए कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, जिसने लोगों को तर्कशील और भौतिकवादी बना दिया। तर्कशील का मतलब कि हर एक कार्य को वो तर्क की कसौटी पर परखने लगे, और भौतिकवादी मतलब अधिक से अधिक धन संग्रह की लालसा या अधिक से अधिक वस्तुओं के संग्रह की इच्छा, इसको बोलते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण। तो अब लोगों ने धन संग्रह करना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि लोग भाग्यवादी थे, जैसे हमारे भारत के लोग आज भी भाग्यवादी हैं काफ़ी हद तक। तो अब क्या है कि लोगों ने, यूरोप में लोगों का दृष्टिकोण इस तरह का हो गया कि उन्होंने अधिक से अधिक धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। एक जो भाग्यवादी दृष्टिकोण की मैंने बात बताई, उसका ये मतलब है कि लोग समझते थे कि जो भी हो रहा है वो भाग्य से होगा, और जो भी हुआ है जीवन में वो भाग्य से हुआ, हमें कुछ नहीं करना, सब ईश्वर करेगा, जीसस क्राइस्ट करेंगे। तो अब ये पुनर्जागरण आंदोलन ऐसा था कि इसने लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया, और ये जो प्रकृति थी, ये जो नेचर थी, ये व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि अब लोगों में इहलोक को सुखी और बेहतर बनाने की इच्छा जागृत हो गई। पहले लोग सोचते थे कि परलोक के लिए हमें जो कार्य करना है, तो इसलिए वो नीरस हो गए थे। अब उन्होंने कहा कि अपने
जीवन को, जो ये जीवन जी रहे हैं, उसको बेहतर बनाना है। तो इसलिए अब व्यापारिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने निर्धन मजदूरों से अधिक काम लेना शुरू कर दिया और इससे उनके मुनाफे में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो विचारधारा थी ना पुनर्जागरण आंदोलन की, क्योंकि ये सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था, इसने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो है धर्म सुधार आंदोलन, यानी रिफॉर्मेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्या था? देखिए, ऐसा नहीं कि भारत के धर्म में ही बुराई रही है शुरू से, कि ईसाई धर्म में कोई बुराई नहीं रही या इस्लाम में कोई बुराई नहीं रही। ईसाई धर्म भी बुराइयों को शिकार रहा प्रारंभ में। आप देखिए कि ईसाइयत में भी दो तरह के मत हैं, एक तो कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। कैथोलिक धर्म के अंतर्गत या संप्रदाय के अंतर्गत ये मान्यता थी कि ब्याज पर ऋण देना गलत बात है, कि इससे मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है। ठीक है, और मुनाफा कमाने की इच्छा भी गलत बताई गई कि मुनाफा नहीं कमाना चाहिए और धन जो है ब्याज पर नहीं देना चाहिए। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं जैसे मार्टिन लूथर, जिसका नाम अग्रणी है इसमें, मार्टिन लूथर है, जॉन कैल्विन है, वाइक्लिफ है और ज्विंगली है, ये ऐसे धर्म सुधारक थे जिन्होंने धन कमाने के लिए पूंजी के निवेश को उचित बताया। उन्होंने मुनाफे को सपोर्ट किया, उसको समर्थन दिया। ब्याज पर ऋण देना भी उन्होंने उचित ठहराया। तो इसी प्रकार से जो धर्म सुधारवादी थे, इनके उदार विचार थे, जिसका व्यापारियों पर और उत्पादकों पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और उन्होंने अब अपने व्यापार और उत्पादन के क्षेत्रों में, उद्योगों के क्षेत्र में रुचि लेनी आरंभ कर दी। और खासकर जो प्रोटेस्टेंट देश के जो लोग थे, कैथोलिक बताया ना मैंने, कैथोलिक मानते थे कि ये गलत है। प्रोटेस्टेंट मत के जो देश थे, उन्होंने अपने उद्योगों को संरक्षण किया बिना कैथोलिक विचारधारा की परवाह किए। तो इस प्रकार से पूंजीवाद को इससे बल मिला। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे ये है भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। देखिए, ये ऐसा समय था जिसमें कि पुनर्जागरण आंदोलन के कारण, ये माना जाता है रफली 12वीं से 16वीं सदी के बीच में ये पुनर्जागरण आंदोलन यूरोप में चला था। इसमें क्या हुआ, तर्कवाद का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ और बहुत सी भौगोलिक खोजें हुई, जैसे कंपास की खोज। ठीक है, पाल, जो नाव या जहाज में जो लगाते हैं, एक पर्दा सा लगाते हैं, पाल के बारे में। और आप ये देखिए कि नए नए समुद्री मार्गों की खोज हुई 15वीं-16वीं सदी में। आप जानते हैं कि वास्को डी गामा, ये लैंडेड इन इंडिया इन 1498 एट कालीकट। सिमिलरली कोलंबस, he landed in America in 1492, discovered new places। नए नए जो समुद्री मार्गों की खोज हुई और नए नए स्थानों की खोज हुई जहाँ से व्यापार किया जा सकता था। तो नेचुरली जब व्यापार के स्कोप में वृद्धि हुई तो व्यापारिक पूंजीवाद का उदय हुआ, क्योंकि विभिन्न देशों में जाकर यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए और कई लोग जो इकट्ठे होकर जो है व्यापार करने के लिए जाते थे। तो इससे पूंजीवाद को बल मिला। अच्छा, पूंजीवाद के विकास में व्यापारिक और शिल्प श्रेणियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप जानते हैं कि ये जो शिल्प संघ होते थे, ये कोई आज से नहीं, बहुत समय से विद्यमान थे। मतलब शिल्प संघ क्या होते थे कि जो शिल्पी थे, कारीगर थे, उन्होंने अपने संघ बना रखे थे। इसी तरह जो व्यापारी थे, उन्होंने भी अपने संघ बना रखे थे। लेकिन समय के साथ साथ ये जो संघीय व्यवस्था थी या श्रेणी व्यवस्था थी, ये टूटने लगी, ये शिथिल होने लगी। अलग अलग संघ बन गए। अब इनमें आपस में कंपटीशन होने लगा कि कोई ज़्यादा मुनाफा ना कमा ले।
तो अब कारीगरों को ये लगता था कि अगर हम संघ के साथ रहेंगे तो हमें इतना मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि हमें संघ के हिसाब से चलना पड़ेगा, रेट वो निर्धारित करेंगे, उस हिसाब से ग्राहक जो है उसमें खरीदेंगे। तो अब वो अपना अलग व्यवसाय करने लगे। जब अलग व्यवसाय करने लगे तो पूंजीवाद को बल मिला। ठीक है, अगला जो पॉइंट लेंगे हम वो है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स। देखिए 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्वीडन, नॉर्वे, ये जो देश थे इनमें राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, जब नेशन स्टेट्स की स्थापना हुई तो शासकों ने शांति और सुरक्षा और व्यवस्था पर बल दिया। और जब किसी देश में शांति व्यवस्था स्थापित होगी, व्यापार या पूंजीवाद तभी बढ़ सकता है, तभी आगे जा सकता है। तो इन्होंने अपने इन नव स्थापित राष्ट्रीय राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास पर बल दिया, जिससे यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आंकड़ा प्रणाली और हिसाब किताब रखने की प्रणाली का विकास। देखिए यूरोप में जो प्रचलित प्रणाली थी, रोमन आंकड़ा प्रणाली प्रचलित थी। आप जानते हैं कि प्राचीन रोम की सभ्यता में जो आंकड़े हैं उनको वो उस समय उसके हिसाब से प्रचलित थे, और व्यापार में इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग हुआ करता था। लेकिन इससे क्या था कि व्यापार में बड़ी मुश्किल आती थी, समझ नहीं आता था कि हिसाब किताब कैसे रखना है। और 16वीं शताब्दी के आरंभ में तो यूरोप में हिंदसा प्रणाली प्रचलित हुई, जो रोमन आंकड़ा प्रणाली से ज़्यादा सरल और बेहतर थी, उपयोगी थी। इस नई आंकड़ा प्रणाली से, हिंदसा प्रणाली से यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि देखिए इसने एक ऐसी आंकड़ा प्रणाली का विकास किया, हिसाब किताब रखने की प्रणाली का विकास किया, जो कि बहुत उपयोगी हुई, और उसको कहते थे डबल एंट्री सिस्टम। आपने कभी बैंक की पासबुक देखी है? नहीं देखी है तो आप अपने पिता की या आपके भाई के बैंक अकाउंट हो, उसकी आप पासबुक देखना। उसमें दो चीज़ें होती हैं, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, क्रेडिट का मतलब कि जो धन आया, क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में, ठीक है, और डेबिट का मतलब जो धन गया। तो ये जो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं, अलग अलग खातों में रखा जाने लगा। ठीक है, स्टॉक मतलब कितना पैसा है टोटल, कितना डेबिट हुआ, जितना क्रेडिट हुआ। जैसे आपके बैंक में अकाउंट है, अकाउंट में से मान लो आपके अकाउंट में, जैसे कॉलेज आपकी सबकी पासबुक है, आप जानते हैं, आपकी भी है, आपके फादर की भी होगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें हिसाब किताब होता है। आप बैंक से पूरी करवाने के लिए जाते हैं वो पासबुक, उसमें हिसाब होता है कि आपके इतने पैसे आए, इस दिन आए, ठीक है, और आपने कोई खर्च किए, बैंक में से निकाले तो आपके इतने पैसे कट गए। तो आय जो होते हैं वो क्रेडिट होता है, और जो जाते हैं उनको डेबिट बोलते हैं। तो ऐसे क्या है कि हिसाब किताब रखना बहुत सरल हो गया। तो इसके कारण यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण जो है समझा जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो हमने वाणिज्यवाद के उदय में भी पढ़ा था, वो है बैंक प्रणाली का विकास, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ बैंक सिस्टम। तो देखिए पूंजीवाद के जन्म में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में व्यवसाय का परिणाम बढ़ जाने के कारण इसमें सुधार होना ज़रूरी हो गया, और इस दौर में बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया। बहुत सारे बैंक्स जो है स्थापित हुए, और ये बैंक्स जो है धनाढ्य जो परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार, जैसे इटली में एक परिवार था मेडिसी परिवार, फ्लोरेंस, इटली में फ्लोरेंस एक जगह है, वहाँ से एक बहुत ही धनाढ्य परिवार था, धनी परिवार था, मेडिसी परिवार। तो उसने पहला बैंक जो है स्थापित किया था फ्लोरेंस में।
और जल्दी ही इस बैंक की शाखाएं यूरोप के विभिन्न देशों में स्थापित हो गई। और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, हॉलैंड बहुत से आधुनिक बैंकों की स्थापना हुई। और ये बैंक न केवल पैसा जमा करते थे, लोगों को उसका ब्याज देते थे, बल्कि व्यापारियों और पूंजीपतियों को ये धन भी उधार में दिया करते थे। इसकी किस्त बन जाती थी, वो किस्त देते रहते थे और अपना जो व्यापार है वो चलाते थे। ठीक है, तो इस आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से पूंजीवाद का विकास हुआ, क्योंकि जो धन की कमी लोग फेस कर रहे थे उद्योग स्थापित करने में या व्यापार करने में, वो बैंकों से पूरी की जाने लगी। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।